हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या प्रयोग होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुके थे, चुकी थी, चुका था, दिया था, लिया था इत्यादि शब्द आते हैं तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि कोई भी कार्य जो भूतकाल यानी कि पास्ट में वह बीत चुका था, यानी कि समाप्त हो चुका था, वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन में। उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमारी मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जैसे हैड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम केवल हैड का ही प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं कि वह घर जा चुका था। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि ही हैड गॉन टू होम। ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो केवल हम यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम गो की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी गो गो मतलब जाना होता है, तो गो वेंट गॉन। तो इसकी गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, यानी टू होम जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है कि वे क्रिकेट खेल चुके थे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि वे की इंग्लिश दे होती है, तो दे हैड प्लेड क्रिकेट। अब यानी कि हैड जो है ये सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, यानी कि दे हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है। प्ले मतलब खेलना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा कि प्लेड हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस है कि राम ने खाना खा लिया था। राम तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ भी हैड का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड वर्ब की में जो हमारी मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है। अब जैसे अगर कोई सेंटेंस जो पास्ट टेंस में था, यानी कि पास्ट टेंस में दो सेंटेंस जो एक दूसरे से संबंधित रहे हों, यानी कि एक के बाद दूसरा समाप्त हुआ हो, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे जो अगर जो पहला कार्य पहले समाप्त होता है, ठीक है, तो उसको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो दूसरा कार्य हो रहेगा यानी कि जो पहले वाले कार्य के बाद समाप्त होगा यानी दूसरा, उसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडिफिनिट में अनुवाद करेंगे। ठीक है। अब ऐसे वाक्यों को हम जो कंजक्शंस जोड़ते हैं वह है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन आफ्टर, बिफोर, व्हेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसकी वाक्य संरचना क्या होगी कि पहले सब्जेक्ट या उसके बाद फिर हैड आएगा, हैड के बाद फिर हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा कंजक्शन आएगा, यानी कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी जो वाक्य अर्थानुसार हमें यूज़ करना है। ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले, और व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट का सेंटेंस रहेगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे जो पहला एक्शन क्या हो रहा है कि गाड़ी जा चुकी थी, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेशन करेंगे, गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला ये, इसकी हम इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी कि ये जो सेंटेंस यूज़ होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, यानी कि द ट्रेन हैड गॉन। उसके बाद फिर हमारा कंजक्शन आ जाएगा बिफोर,
ठीक है। अब उसके बाद जो ये मेरे स्टेशन पहुंचने से, ठीक है, पहले की तो हमने इंग्लिश लिख ली है। अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, सॉरी, मेरे स्टेशन पहुंचने से यानी कि आई रिच्ड द स्टेशन, ठीक है। अब आई रिच द स्टेशन यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, ठीक है। अब जो सबसे पहले कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है कि मैं स्कूल पहुंच गया था, घंटी बजने से पहले, यानी कि पहले मैं स्कूल पहुंचा, उसके बाद फिर घंटी बजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि यह जो ट्रांसलेशन पहले होगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी कि आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर, यानी कंजक्शन, उसके बाद फिर हमारा पास्ट इंडिफिनिट में आएगा, यानी कि द बेल रैंग। रिंग मतलब बजना होता है, रिंग रैंग रंग, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूप होता है, ये तो सेकेंड रूप है, यानी कि हम पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब का। तो इसका सेंटेंस क्या होगा कि आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, यानी कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैड का प्रयोग होगा, हैड के बाद नॉट का, यानी कि हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद नॉट के बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि वे घर नहीं जा चुके थे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि दे हैड नॉट गॉन टू होम, ठीक है। अब वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड का प्रयोग होगा, हैड के बाद फिर नॉट का प्रयोग होगा, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर में बताया है, उसके बाद फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंपल। यानी कि वे घर नहीं जा चुके थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि दे हैड नॉट गॉन टू होम, ओके। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है कि मेरे घर पहुंचने से पहले श्याम खाना नहीं खा चुका था, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि यानी कि श्याम खाना नहीं खा चुका था, ठीक है। तो इसका ये पहले कार्य समाप्त हो रहा है कि वह खाना का नहीं खा चुका था मेरे घर पहुंचने से पहले, ठीक है। यानी कि जो श्याम खाना नहीं खा चुका था यह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचने से यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। यानी कि इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगा कि श्याम हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर आई रिच्ड होम, ठीक है। आई रिच मतलब पहुंचना होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा कि रिच्ड हो जाएगा, यानी कि श्याम हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर आई रिच्ड होम, ओके। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे पहले तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। जैसे क्या वह आगरा गया था, तो अब यहाँ पे वाक्य जो शुरू हो रहा है क्या से, तो इसका हम पहले क्या लिखेंगे, हम अगर जब भी मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएंगे तो सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी यानी हैड वह पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या पूरा सेंटेंस होगा कि हैड ही गॉन टू आगरा, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है कि वह दिल्ली कैसे पहुंच चुकी थी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कैसे की इंग्लिश कैसे वाक्य जो है इसमें बीच में आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, यानी कि कैसे मतलब हाउ, उसके बाद फिर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब हाउ हैड, सब्जेक्ट हाउ हैड सी रीच्ड टू दिल्ली, ठीक है। यही सिंपल सा है। पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद फिर हमारी
हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।